Good morning, all. Myself, Dr. Rajiv Goel, welcome you all in the next lecture on the operating system. And today we will discuss about the deadlocks. So, what is a deadlock? A set of blocked processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process is a in this set. बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास ए मोर देन वन प्रोसेसेस हों कि एक प्रोसेस ने क्या कर रखा है, कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है और दूसरी रिसोर्सेज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है, और दूसरे रिसोर्सेज क्या है, किसी और प्रोसेस ने पकड़े हुए हैं, और वो प्रोसेस क्या है, जो फर्स्ट वाली प्रोसेस है उससे कुछ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। एग्जांपल, सिस्टम हैज टू डिस्क ड्राइव्स। एक हमने सिस्टम देखा जिसमें माना है जिसमें दो डिस्क ड्राइव है, और P1 एंड P2 ईच होल्ड वन डिस्क ड्राइव, और दो प्रोसेसेस हैं, एक है P1 और P2। तो दो डिस्क ड्राइव है, एक D1 और एक D2। दो प्रोसेसेस हैं, एक P1 और एक P2। अब P1 ने किसको होल्ड किया हुआ है, D1 को, और P2 ने किसको होल्ड किया हुआ है, D2 को। और P1 को कंप्लीट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, D2 की। और P2 को रिक्वायरमेंट किसकी है, D1 की कंप्लीट होने के लिए। अब देखिए क्या है, ना तो P1 D1 को छोड़ेगा ताकि P2 उसको यूज कर सके, और ना ही P2 क्या है, D2 को छोड़ेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ P1। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। फॉर एग्जांपल, टू ट्रेन्स अप्रोचेस ईच अदर एट अ क्रॉसिंग, बोथ विल कम टू फुल स्टॉप एंड नीदर शैल स्टार्ट अंटिल अदर हैज टू गो। कि हमारे पास एक सिंगल लेन है, एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से ट्रेन आ रही है। तो ये ट्रेन ए है और एक ट्रेन क्या है, बी है। अब दोनों ट्रेन क्या करती है, ये आगे जाना चाहती है और ये इधर आना चाहती है, और दोनों ही आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए को जाने के लिए बी रोकेगी और बी को जाने के लिए ए रोकेगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। फॉर एग्जाम्पल, ये कि हमारे पास ये क्या थी, यहाँ पे टू लेन था, यहाँ पे भी टू लेन था, और यहाँ पे क्या, सिंगल लेन है। तो अब एक ट्रेन आई है जो यहाँ से इधर जाना चाह रही है, और ये ट्रेन आई है वो इधर से इधर जाना चाह रही है। अब ना तो ये ट्रेन पीछे जाने के लिए तैयार है और ना ही ये ट्रेन पीछे जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ट्रैफिक ओनली इन वन डायरेक्शन, ईच सेक्शन ऑफ अ ब्रिज कैन बी व्यूड एज ए रिसोर्स। तो ये वाला क्या है, हमारे पास रिसोर्स है। इफ अ डेडलॉक अकर्स इट कैन बी रिजोल्व ओनली वन कार बैक्स अप। कि अगर ये डेडलॉक कब रिजोल्व होगा, कि जब एक कार पीछे चली जाए। सेवरल कार्स में हैव टू बी बैकड अप इफ डेडलॉक अकर्स। अब ऐसा भी हो सकता है इसके पीछे एक और कार लगी हुई है, तो बेसिकली क्या होगा, जितनी भी कार्स क्या है, मोर देन वन कार जो इसके पीछे लगी हुई है, उन सभी को बैक जाना पड़ेगा। एंड स्टारवेशन इज पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेडलॉक की वजह से क्या हो, कि ये सारी इधर वाली तो इधर आ जाए लेकिन इधर वालियों को उधर जाने का मौका ही ना मिले। तो स्टारवेशन में आल्सो एग्जिस्ट। सो व्हाट वी आर कवरिंग टुडेज, in today's lecture we will cover to develop a description of deadlock, how what is a deadlock, how the deadlocks can occur in an operating system, and what are their solutions. To present a number of different methods for preventing or avoiding the deadlocks in a computer system। तो इन दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, एक तो डेडलॉक होता क्यों है और उस डेडलॉक को रिजोल्व करने के क्या मेथड्स हैं। अब देखिए सिस्टम, ईच रिसोर्स टाइप आर आई हैज डब्ल्यू आई इंस्टेंस। हमने मान लिया है एक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज थे। मान लो एक रिसोर्स था R1, एक रिसोर्स था R2। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे है हमारे पास जिनकी हेल्प से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कंप्लीट में भी। रिसोर्स क्या है, वो मेमोरी भी हो सकता है, कोई टेप ड्राइव भी हो सकता है, कोई हार्ड डिस्क भी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है। और हमारे पास मान लीजिए एक और रिसोर्स है R3। तो ऐसे हमने माना कि RM तक के रिसोर्सेज है, और R1 की कितनी कॉपीज अवेलेबल है हमारे पास, इसकी W1 कॉपीज अवेलेबल है, इसके W2 कॉपीज के। मान लो प्रिंटर है तो दो प्रिंटर अवेलेबल है, दो टेप ड्राइव्स अवेलेबल है, 10 हमारे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इस तरीके से हमारे पास हर एक इंस्टांस के, हर एक रिसोर्स के WI इंस्टांसेस अवेलेबल हैं। रिसोर्स टाइप के हो सकता है, CPU साइकिल भी हो सकता है, मेमोरी स्पेस भी हो सकता है, IO डिवाइसेस, कोई भी रिसोर्स हम ले सकते हैं यहाँ पे। लेट अ सिस्टम हैज टू CPU, देन रिसोर्स टाइप CPU हैज टू इंस्टेंसेस। अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो CPUs लगे हुए हैं, तो CPU के इंस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, उस केस में दो हो जाएंगे।
मान लो एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास 4 प्रिंटर लगे हुए हैं, तो उस केस में जो प्रिंटर के इंस्टांसेस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नाउ ईच प्रोसेस यूटिलाइजेज अ रिसोर्स एज फॉलोज। अब एक प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, वो उसके लिए रिक्वेस्ट करेगी। वो प्रोसेस क्या करेगी, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगी, मीन्स रिक्वेस्ट करेगी। और उसके बाद अगर उसको वो अलॉट हो जाता है तो वो उसको यूज करेगी, और यूज करने के बाद उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, मीन्स एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगी कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एंड यू कैन एलोकेट इट टू अनदर प्रोसेस। अब डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक जो डेडलॉक हमारे पास है, डेडलॉक इन 4 कंडीशंस की वजह से अक्कर होता है अगर ये चारों कंडीशन एक साथ हो। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है नॉन शेयरिंग। ऑल ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, के एक बार में एक ही प्रोसेस, मान लो हमारे पास प्रिंटर है और 2 प्रोसेस है P1 और P2, तो P1 और P2 एक साथ उस प्रिंटर को यूज नहीं कर पाएंगी। वो क्या करेंगे, उसको टाइमली मैनर में, कि पहले P1 ने करना है या P2 ने, तो उसके बाद दूसरी प्रोसेस। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एक रिसोर्स को एक बार में एक ही प्रोसेस शेयर कर सकती है। ओनली वन प्रोसेस शेयर द रिसोर्स एट ए टाइम। होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मीनिंग क्या है, कि एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज तो ऑलरेडी एक्वायर कर रखे हैं और कुछ के लिए वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। कुछ तो उसके पास ऑलरेडी है और कुछ के लिए वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। ए प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स, उसके पास कम से कम एक रिसोर्स है, एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय द अदर प्रोसेसेस, और वो अपने कंप्लीशन के लिए उसको कुछ और रिसोर्सेज चाहिए जिनके लिए वो वेट कर रही है, और वो रिसोर्सेज कहाँ पे है, दूसरी प्रोसेसेस ने होल्ड कर रखे हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है डेडलॉक के अकरेंस के लिए, होल्ड एंड वेट। तो पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, के एक बार में एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर पाए, और दूसरा होल्ड एंड वेट, के एक प्रोसेस है जिसने कुछ रिसोर्सेज तो अक्वायर कर रखे हैं और अपने कंप्लीशन के लिए कुछ और रिसोर्सेज की उसको रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज दूसरी प्रोसेस ने अक्वायर कर रखे हैं। तीसरा, नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब कि एक बार जब तक प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो अपने रिसोर्सेज को नहीं छोड़ेगी। A resource cannot be released only voluntarily by the process holding it, कि एक प्रोसेस voluntarily अपने रिसोर्स को रिलीज कर सकती है आफ्टर द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क, कि जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही वो अपने रिसोर्सेज को छोड़ेगी, उससे पहले वो अपने रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट नहीं करेगी। सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मीनिंग क्या है, कि सर्कुलर मैनर में प्रोसेसेस वेट कर रही है एक दूसरे का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये P0 अपने कंप्लीशन के लिए किस पे डिपेंड है, P1 पे। P1 अपने कंप्लीशन के लिए किस पे डिपेंड है, P2 पे। और ऐसे ही Pn प्रोसेस अपने कंप्लीशन के लिए किस पे डिपेंड है, P0 पे। मींस एक सर्कल बन गया इस तरीके से, कि A को चाहिए B से कुछ रिसोर्सेज, B को चाहिए C से कुछ रिसोर्सेज, C को चाहिए D से कुछ रिसोर्सेज, और D को अगेन चाहिए A से कुछ रिसोर्सेज। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास ये सर्कुलर वेट बन गई, कि ए को कंप्लीट होने के लिए बी का कंप्लीट होना जरूरी है, बी को कंप्लीट होने के लिए सी का कंप्लीट होना जरूरी है, और सी को कंप्लीट होने के लिए डी का, एंड विच इन टर्न एट लास्ट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ए। सो दिस becomes an deadlock. अब किसी भी डेडलॉक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मीन्स क्या है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को हम रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करते हैं इन अ ग्राफिकल मैनर, दैट इज नोन एज द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये हमेशा जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये हमेशा क्या होगा, एक डायरेक्टेड ग्राफ होगा, मीन्स इसमें डायरेक्शंस गिवन होगी। डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसको हम बोलते हैं सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसमें क्या होंगे, कुछ वर्टिसेस होंगे इस तरीके से, और वर्टिसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेसेस को। ये मान लो प्रोसेस P1 है, ये मान लीजिए प्रोसेस P2 है, ये मान लीजिए P3 है, और ये मान लो P4 है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस, और वर्टिसेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, प्रोसेसेस को। और एजिस, एजिस इस तरीके से कि P1 P2 के लिए P, इस तरीके से आपस में इनके कुछ क्या है, एजिस। और एजिस क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारे पास सॉरी जो वर्टिसेस हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक क्या होंगे, वी इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स। एक तो क्या होगी, प्रोसेसेस, और दूसरे होंगे रिसोर्सेज।
कि कुछ मान लो एक रिसोर्स यहाँ पे R1 था, ये रिसोर्स क्या है R5 है, तो कुछ नोड्स जो रिप्रेजेंट करेंगे या कुछ वर्टिसेस रिप्रेजेंट करेंगे प्रोसेसेस को, और बाकी के वर्टिसेस रिप्रेजेंट करेंगे उस सिस्टम में कितने डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो P1, तो पहला जो पार्ट है वो क्या है पी का मीनिंग क्या है, इट इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। एक सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो किससे रिप्रेजेंट होंगी, उसके नोड्स से, और जितने रिसोर्सेज होंगे वो भी किससे रिप्रेजेंट होंगे, अपने नोड से। R1 R2 R2 द मल्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रिसोर्स टाइप्स इन द सिस्टम। और एजेस होंगे इसमें तो दो तरीके के एज होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट एज, एक होगा असाइनमेंट एज। रिक्वेस्ट एज क्या होगा, डायरेक्टेड एज होगा प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, कि अगर एक प्रोसेस को क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए। मान लो हमारे पास क्या थी, ये प्रोसेस P1 है, ये मान लो प्रोसेस P2 है, ये मान लो रिसोर्स R1 है, ये मान लीजिए रिसोर्स R2 है, और ये मान लीजिए प्रोसेस P3 है, और ये क्या है P1 है। मान लीजिए P1 को R2 रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक डायरेक्टेड एज जाएगा P1 से लेके R2 की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। इट इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम द रिक्वायर प्रोसेस टू रिसोर्स। एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स की रिक्वायर कर सकते हैं। मान लीजिए P2 को चाहिए था R1 रिसोर्स, तो ये एक अनदर रिक्वेस्ट एज आ गया। और मान लीजिए हमने क्या कर रखा है, जो R3 रिसोर्स है वो P1 को अलोकेट कर रखा है। R3 रिसोर्स इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय P1, तो क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट एज, कि कोई रिसोर्स अगर हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं किसी प्रोसेस को, तो उस रिसोर्स से उस प्रोसेस की तरफ एज जाएगा, दैट इज अगेन अ डायरेक्टेड एज एंड इज नोट एज द असाइनमेंट एज। तो अगेन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में देखिए, जो सर्कल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस को, जो स्क्वायर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्सेज को, और उसके बीच में 4 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब उस रिसोर्स के 4 इंस्टांसेस अवेलेबल है। रिक्वेस्ट एज होगा किससे, प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, और रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ क्या होगा, एक असाइनमेंट एज होगा। और इसमें मान लो इसके 4 रिसोर्सेज थे, तो प्रोसेस P1 ने इसका कौन सा रिसोर्स ले रखा है, तो ये अंदर से आएगा देखिए। और जब वो रिक्वेस्ट कर रही है तो वो पूरे रिसोर्स के लिए कर रही है, चाहे उसको A1 दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो, चाहे ये दे दो। मींस रिक्वेस्ट एज तो क्या जाएगा, प्रोसेस से मेन रिसोर्स की तरफ, और जो असाइनमेंट आ जाएगा वो रिसोर्स के कौन से इंस्टांस हमने एलोकेट कर रखा है प्रोसेस को, वहां से उसकी तरफ। मान लो हमने ये वाला रिसोर्स एलोकेट कर रखा है P1 को, तो उसके इसमें क्या होगा, ये वाला ऐसे होगा। अब देखिए इससे और क्लियर हो जाएगी, हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेसेस है, P1 P2 P3, और 4 रिसोर्सेज हैं, R1 R2 R3, R1 R2 R3 R4। R1 का एक ही इंस्टांस है, तो यहाँ पे एक ही सर्कल, डार्क सर्कल है। R3 का भी एक ही रिसोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक ही डॉट आएगा। R2 के मान लीजिए हमारे पास 2 रिसोर्सेज थे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे R2 के लिए 2 आ गए। R4 के लिए 3 रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो यहाँ पे 3 डार्क सर्कल्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट एज। ये क्या है, रिक्वेस्ट एज। क्या, प्रोसेस P1 किसके लिए, रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। और ये, और कौन सा इसमें रिक्वेस्ट एज, P2 वाला, ये वाला भी रिक्वेस्ट एज है। क्यों, क्योंकि P2 किसके लिए रिक्वायरमेंट मांग रहा है, R3 के लिए। और बाकी सब चाहे ये है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द असाइनमेंट एज, असाइनमेंट एजेस। इसका मतलब R2 का जो ये वाला रिसोर्स है, ये किसको होल्ड है, ऑलरेडी P1 को अलोकेट कर रखा है। R2 का सेकंड रिसोर्स किसको अलोकेट कर रखा है, P2 को। R1 का ये वाला रिसोर्स किसको अलोकेट कर रखा है, P2 को। R3 का ये वाला रिसोर्स किसको अलोकेट कर रखा है, P3 को। अब देखिए R3 का एक रिसोर्स था जो किसके पास है, P3 के पास है, और R3 के लिए ही कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, P2। ऐसे ही R2 के 2 रिसोर्सेज थे, जिनमें से एक किसको एलोकेट कर रखा है, P1 को, और एक किसको एलोकेट कर रखा है, P2 को। ऐसे ही R1 के लिए एक रिसोर्स था जिसको एलोकेट कर रखा है P2 को, और P1 रिक्वायरमेंट है किसके लिए, R1 के लिए।
अब देखिए P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1। P1 क्या कर रही है, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, और R1 किसको लोकेट हो रखा है, P2 को, और P2 किसको लोकेट हो रखा है, P2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R3 के लिए, और R3 किसको लोकेट हो रखा है, P3 को। R3 किसको लोकेट हो रखा है, P3 को, और P3 को किसकी रिक्वायरमेंट है, R2 की, और R2 से किसके, R2 के लिए कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, P1। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सर्कल बन गया, यहाँ से गए देखो डायरेक्शनल एज में, ये गया, ये यहाँ पे और इससे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, एक डेड लॉक बन गया। क्यों, क्योंकि P1 को कंप्लीट होने के लिए R1 चाहिए, और R1 किसको लोकेट है, P2 को, तो P2 को कंप्लीट होने के लिए R3 चाहिए, और P3 के कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, उसको R2 चाहिए, और R2 किसके पास है, P1, मींस ये एक डेड लॉक बन गया। और दूसरा देखिए P2 से R3 एक डेड लॉक ये बन जाएगा। तो डायरेक्शनल एज में जो हमारा डेड लॉक सर्कल अगर एक आ जाता है, साइकिल आ जाता है, इट मींस देयर इज अ डेड लॉक। P2 is waiting for P3 and P3 is waiting for the P2 again. In this case, a cycle, a graph with a cycle but no deadlock. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा साइकिल हो और डेडलॉक हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए P1 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है, R1 के लिए, और R1 के दो रिसोर्सेज थे, एक P2 और एक P3, और P3 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है, R2 के लिए, और R2 का एक रिसोर्स किसको लोकेट है, P1 को। अब देखिए यहाँ पे साइकिल बन गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। कैसे, देखिए P2 के पास R1 है, तो P2 क्या करेगा, और P2 को कोई और रिसोर्स नहीं चाहिए, तो P2 R1 को यूज करने के बाद इसको फ्री कर देगा, मीन्स ये वाला फ्री हो गया, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये बैक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। या यहाँ पे भी P4 को कंप्लीट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, R2 की, और किसी की रिक्वायरमेंट है, इसको बाकी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो P4 क्या हो जाएगा, इसको लेने के बाद इसको फ्री कर देगा, और ये किसको लोकेट हो जाएगा, P3 को, मीन्स ये वाला एज हट के ये उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल ब्रेक हो जाएगा। रिसोर्स एलोकेट, इफ ए ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल मींस नो डेडलॉक, कि अगर किसी ग्राफ में साइकिल नहीं है तो इट श्योरली एंश्योर दैट देयर इज नो डेडलॉक। लेकिन अगर किसी ग्राफ में साइकिल है तो उसमें डेडलॉक हो भी सकता है और डेडलॉक नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द रिसोर्सेज। इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन देयर इज अ डेडलॉक, एंड देयर इफ देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ per resource then there is a possibility of a deadlock। वही ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, हमारे पास हर एक के लिए एक ही रिसोर्स होता, मान लो ये भी ना होता और ये भी ना होता, तो श्योरली वहां पे क्या होगा, एक डेडलॉक होगा। और अगर वहां पे एक से ज्यादा इंस्टेंस है तो जरूरी नहीं है डेडलॉक हो, डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेथड्स फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक। अब डेडलॉक को हैंडल करने के देयर आर 3 वेज, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड करेक्शन, इग्नोरेंस। प्रिवेंशन में क्या है हमारे पास, अवॉइडेंस भी बोल देते हैं, कि हम ऐसा इस तरीके से सिस्टम को रिसोर्सेज एलोकेट करें कि हमारे पास डेडलॉक कभी अक्कर ही ना हो। एंश्योर दैट ए सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। डिटेक्शन एंड करेक्शन, इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि सिस्टम में अगर डेडलॉक आ गया तो उसको करेक्ट करेंगे। और तीसरे इग्नोर, कि अगर बाय चांस डेडलॉक आ भी गया तो हम उसको इग्नोर कर दें। और इस केस को यूनिक्स टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अगर डेडलॉक आ भी गया तो उसको इग्नोर कर दो। इसमें क्या है करेक्शन में, कि अगर डेडलॉक अक्कर हो जाता है तो उसको आप करेक्ट करो, मीन्स रिकवर करो। और यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन लाएंगे कि डेडलॉक अक्कर ही ना हो। तो बेसिकली दो है, प्रिवेंशन एंड द अवॉइडेंस, सेट ऑफ मेथड्स फॉर एंश्योरिंग दैट। अब देखिए हमने पीछे किया था कि देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू अक्कर। कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, एंड फोर्थ वन इज नॉन प्रीएम्पशन।
तो उन 4 कंडीशंस में हम ऐसी सिचुएशन लेके आएंगे कि चारों कंडीशन एक साथ अक्कर ना हो, मींस कोई एक कंडीशन अगर वहां पे हम ब्रेक कर देंगे तो डेडलॉक कभी भी सिस्टम में नहीं आएगा। सो द सेट ऑफ मेथड फॉर ensuring that at least one of the condition cannot hold। देखिए डेडलॉक होने के लिए उन चारों का साइमल्टेनियसली होना जरूरी था, तो अगर हम ऐसी कंडीशन ले आए कि वो चारों साइमल्टेनियसली ना हो, कम से कम एक कंडीशन अकरेंस ना हो, तो उस केस में भी डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। अवॉइडेंस में गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स रिक्वेस्ट यूज्ड इन द एडवांस। इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी रिसोर्सेज किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी हम एडवांस में हमें पता चल जाता है, और हम उनको ऐसे एलोकेट करते हैं कि इन फ्यूचर देयर शुड बी नो डेडलॉक। तो डेडलॉक प्रिवेंशन, रिस्ट्रेन द वेज रिक्वेस्ट कैन बी मेड। तो या तो हम क्या करें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक कर दें, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन शेयरेबल मोड में शेयर करने ही पड़ते हैं, जैसे प्रिंटर है कि हम हजारों प्रिंटर्स नहीं लगा सकते। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। अ प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय द सेवरल प्रोसेसेस, मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम स्टॉप नहीं कर सकते। दूसरा, होल्ड एंड वेट, इट मस्ट guarantee that whenever a process requests a resource it does not hold any other resource। इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है कि हम क्या करें कि एक प्रोसेस को अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो वो ऑलरेडी अब उसके पास और कोई रिसोर्स ना हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, स्टारवेशन हो जाएगी। require processes to request and allocate all its resources before it begins execution। तो ये क्या कह रहा है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से पहले ही सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दो, तब आपके पास ये कंडीशन अक्कर नहीं होगी। लेकिन दैट इज नॉट बेनिफिशियल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज नन। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इससे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी लो होगी और स्टारवेशन हो जाएगी। तीसरा, नो प्रीएम्पशन, if a process that is holding some resources requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all the resources currently being held are released। कि अगर उस प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिल रहा तो जितने भी उसने रिसोर्स ले रखे थे उनको छोड़ दो। प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ द वेटिंग। उससे क्या होगा, जो उसने रिसोर्सेज छोड़े हैं वो किस में चले जाएंगे, उसकी वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। और प्रोसेस कब रिस्टार्ट होगी, जब उसको सारे के सारे जितने भी उसके वेटिंग लिस्ट में रिसोर्स थे वो सारे एक्वायर हो जाएंगे। If process is requesting another resource, if it is available, then it is given to the requesting process. If it is held by another process which is waiting for another resource, we release it given and to the requested process। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ, सर्कुलर वेट को हम ब्रेक कर सकते हैं। It imposes a total ordering of all the resources type and request that each process request resources and increasing order of their enumeration। कि हम क्या करेंगे, हर एक रिसोर्स के एक नंबरिंग कर देंगे, और हम प्रोसेसेस को इस तरीके से शेड्यूल करेंगे कि हर एक प्रोसेस इंक्रीजिंग नंबर में ही रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करे, तो उस केस में हम सर्कुलर वेट को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, अनदर कंडीशन इज डेडलॉक अवॉइडेंस, रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। इसमें हमें क्या होता है कि हमें पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वेस्ट फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज और के कितने इंस्टांसेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। It is the simplest and most useful model, requires that each process declares the maximum number of resources that it may need। तो ये सिंपलेस्ट है, और इसमें प्रोसेस पहले ही अलाउ बता देते हैं कि उसको किस रिसोर्स के कितने इंस्टांसेस चाहिए होंगे। The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation graph and ensure that it can never be a circular weight condition। Resource allocation state is defined by the number of available and allocated resources and the maximum demand of the process। तो इस केस के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक सेफ स्टेट, एक अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब क्या है कि अगर एक सिस्टम सेफ स्टेट में है तो इसका मतलब उसमें डेडलॉक नहीं आएगा, और अगर वो सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाता है तो देयर में बी अ चांसेस ऑफ डेडलॉक। तो सेफ स्टेट क्या है, व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट एन अवेलेबल रिसोर्स सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ इमीडिएटली एलोकेटेड लीव्स द सिस्टम इन अ सेफ सिस्टम। कि अगर हम उस प्रोसेस को रिसोर्स दे रहे हैं तो उससे सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में ही होना चाहिए। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस।
कोई भी वहां पे सर्कल ना बने, साइकिल ना बने। As you can P1, P2, Pn of all the processes is set to be such that the process Pi, the resource that Pi can still request can be satisfied by the currently available resources plus the resources held by all the Pj where j is less than Pi। इस सर्कुलर वेट को हम ब्रेक कर रहे हैं इस मेथड से। That is, if Pi resource needed are not immediately available, then Pi can wait until all the Pj have finished। Means उससे पहले वाली प्रोसेसेस के फिनिश होने के लिए प्रोसेस Pi वेट करेगी। किस केस में? अगर Pi को सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद क्या, अगर Pj फिनिश हो जाती है तो Pi क्या करेगी, जो उसको रिसोर्सेज चाहिए थे वो Pj से ले लेगी और अपने सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, और जितने भी प्रोसेस रिसोर्सेज Pi ने इस टाइम ले रखे थे उन सबको क्या करेगी, वो रिलीज करेगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो उससे अगली प्रोसेस है उसको उससे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे और वो भी अगेन टर्मिनेट हो जाएगी। एंड इन दिस वे सर्कुलर वेट कैन बी ब्रेक्ड एंड द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। देखिए अभी है सेफ स्टेट में है, अगर सिस्टम तो कोई भी डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर अनसेफ स्टेट में है देन देयर में बी अ चांसेस ऑफ डेडलॉक। जरूरी नहीं है कि हर एक अनसेफ स्टेट डेडलॉक में हो, देयर में बी अ चांस ऑफ डेडलॉक। अब देखिए सेफ स्टेट एग्जांपल। मान लो एक प्रोसेस P0 है, P1, P2। P1 को मैक्सिमम नीड क्या है, 10 की है, P1 को मैक्सिमम नीड 4 की है और P2 को मैक्सिमम नीड क्या है, 9 की है। P0 को ऑलरेडी 5 हम दे चुके हैं और P1 को 2 दे चुके हैं और P2 को भी 2 दे चुके हैं। तो P0 के लिए कितनी नीड आ जाएगी, 10 थे, 10 की रिक्वायरमेंट थी, 5 दे चुके हैं, तो करंट नीड कितने की रहेगी, 5 की। P1 को हम 4 की रिक्वायरमेंट थी, 2 दे चुके हैं, तो करंट नीड कितने की रह जाएगी, 2 की। P2 को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 9 की रिक्वायरमेंट थी, 7 ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं, इसको हम 5 एलोकेट कर चुके थे और इसको 2 एलोकेट, तो इसको करंट नीड कितने की रहेगी, 2 की रहेगी, सेम रिसोर्स की। मान लीजिए वहां पे हमारे पास टोटल 12 मैग्नेटिक टेप्स थी। तो एंड करंटली 9 ड्राइव्स आर हेल्ड अमंग द प्रोसेसेस। तो हमारे पास क्या है, ये करंट नीड नहीं है, ये अवेलेबल है या एलोकेटेड। इसको हम 5 एलोकेट कर चुके हैं, इसको 2 एलोकेट कर चुके हैं और इसको 2 एलोकेट कर चुके हैं। 12 में से हमने 5 और 2 7 और 2 9 एलोकेट करवा दिए और इसको नीड कितने की रह गई अब, 10 - 5 5, 4 - 2 2 एंड 9 - 2 7। अब टोटल 12 रिसोर्सेज थे हमारे पास टेप ड्राइव के, 5 और 2 7 और 2 9 एलोकेट कर चुके हैं, तो 3 रह गए हमारे पास। अब हम देखिए अगर इसको वो पहले तीनों दे दें, इसको रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2 की थी और इसको हमने तीनों दे दिए, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने इसने होल्ड कर रखे थे, मीन 4 होल्ड कर रखे थे, उनको फ्री कर देगी। तो कितने आ गए हमारे पास, 4 इसने होल्ड कर रखे थे और 3 हमारे पास ऑलरेडी फ्री थे, तो 7। तो P1 कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट टाइम पे। अब देखिए हमारे पास इसको नीड 7 की है और इसको नीड 7 की है, 5 की है, तो हम किसी को भी, क्योंकि और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 7 है, तो हम 7 चाहे किसको दे दें, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। मान लो हम इसको दे देते हैं, हमने क्या किया, 7 में से 5 इसको दे दिए, तो यहाँ कितने बचे हैं, 2। तो ये 5 लेने के बाद क्या करेगी, अपने आप को कंप्लीट कर लेगी, तो कितने रिलीज हो जाएंगे इससे, 10 रिलीज हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 10 + 2 12 और उसके बाद P2। तो P1 P0 एंड P2। तो दिस इज द सेफ सीक्वेंस कि अगर हम रिसोर्सेज इस ऑर्डर में एलोकेट करवाएं तो प्रोसेस डेडलॉक में नहीं जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही कंडीशन हो हमारे पास कि 5 और 2 7 और 3 10, तो बचे कितने, 2। अब अगर हम इसको 2 एलोकेट करवा दें यहाँ पे, suppose that P2 request and it allocates one more tape drive, question is the resulting state is safe state, answer no because there are no। अब देखो मान लो 12 थे टोटल, 12 में से 5 यहाँ पे दे चुके हैं, ये एलोकेटेड है, सॉरी एलोकेटेड, 5 इसको एलोकेट कर चुके हैं, 2 इसको एलोकेट कर चुके हैं और 3 इसको एलोकेट कर चुके हैं। तो नीड कितने की रह गई, इसको 10 - 5 5 की नीड है, इसको 4 - 2 2 की नीड है, इसको 9 - 3 6 की नीड है। अब मान लो इसको 2 की नीड थी, तो हमने इसको क्या कर दिए, 2 के 2 यहाँ पे एलोकेट करवा दिए।
तो क्या हुआ यहाँ पे, तो क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मींस ये जितने भी इसकी मैक्सिमम नीड थी चार के चार की, दो इसको ऑलरेडी थे, दो हमने यहाँ से प्रोवाइड करवा दिए, तो चार, तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो जाएगी और अपने चारों रिसोर्सेज को छोड़ देगी। तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने रह गए, 4। अब इसको कंप्लीट होने के लिए क्या है, 5 की रिक्वायरमेंट है और इसको कंप्लीट होने के लिए 6 की, जबकि अवेलेबल हमारे पास 4 है। मींस ना तो P0 कंप्लीट हो पाएगी, ना P2 कंप्लीट हो पाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। तो देयर में भी है चांस ऑफ डेडलॉक, और यहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसको 5 की रिक्वायरमेंट है, इसको 6 की, और यहाँ पे हमारे पास ओनली 4 अवेलेबल है, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। सेकंड वन है डेडलॉक अवॉइडेंस, वो डेडलॉक प्रिवेंशन था, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये सॉरी डेडलॉक अवॉइडेंस है। सिंगल इंस्टेंस ऑफ यूज अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ साइकिल्स आर नेसेसरी आर द सफिशिएंट फॉर द डेडलॉक, कि अगर हमारे पास एक ही टाइप के रिसोर्सेज के सिंगल सिंगल इंस्टेंस है, तो अगर वहां पे साइकिल आ जाता है तो इसका मतलब वहां पे डेडलॉक होगा ही होगा। लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो हमारे पास वहां पे हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे, सो दैट द साइकिल्स आर नॉट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर द डेडलॉक, कि अगर वहां पे साइकिल आ भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे डेडलॉक हो, देयर मे और मे नॉट बी अ डेडलॉक। So this one is all about the today's lecture, and in the next lecture we will discuss about the banker's algorithm to avoid the deadlock. Thank you all.